सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें डायग्नोज और मैनेजमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे डायग्नोज में हमें हिस्ट्री देखनी होती है पेशेंट की, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन और कुछ थर्ड फंक्शन हम देखेंगे टेस्ट। जैसे अब थर्ड फंक्शन में क्या होता है कि हमने इसकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, तो तीनों में हम इनका लेवल चेक करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी टाइप का हाइपोथायरॉयडिज्म है। जैसे अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी है उसमें टीएसएच का लेवल इंक्रीज़ रहता है, बाकी सब क्या रहेंगे वो डिक्रीज़ देखने को मिलेंगे। बट सेकेंडरी में सारे डिक्रीज़ होंगे और टर्शरी में भी सारे क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। अब यहाँ पे टीएसएच जो इंक्रीज़ होता है उसका जो रीज़न था वो मैंने यहाँ पे बताया था जब मैंने टाइप्स करवाई थी। क्योंकि अब जो प्राइमरी वाला है वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल है, प्रॉब्लम कहाँ थी, थायराइड ग्लैंड में, तो जिसकी वजह से T3 T4 प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं हो रहे। बट यहाँ तक सब नॉर्मल था, तो यहाँ पे टीएसएच तो प्राइमरी में क्या है कि इंक्रीज़ ही रहता है, लेकिन T3 T4 हमें डिक्रीज़ देखने को मिलता है। बट सेकेंडरी में क्या है कि तीनों ही डिक्रीज़ हो जाते हैं, और टर्शरी में भी क्या है कि तीनों ही हमें डिक्रीज़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो रहता है हमारा एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज़, इसमें हम देखते हैं कि जो हमने बात की थी एक डिजीज़ कंडीशन की कि थायराइड हार्मोन ऑटोइम्यून की वजह से भी होता है, तो यहाँ पे हम एंटी टीपीओ डिटेक्ट करेंगे। अगर हमें ये हाई मिलती है तो मतलब कि जो थायराइड है वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम की वजह से ही अटैक हुआ है उस पर। उसके बाद मैनेजमेंट में देखें तो मैनेजमेंट में हम जो है कि थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसमें हम बाहर से थायराइड की मेडिसिन देते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है उसका गोल क्या रहता है ट्रीटमेंट का, कि हमने क्या करने हैं यहाँ पे इसके नॉर्मल फंक्शंस को रीस्टोर करना है, टू रिस्टोर दी पेशेंट। उसको जो उसकी पहले वाली स्टेट थी यूथ थायराइड जो कि नॉर्मल स्टेट थी उसमें लेके आना है सेफली एंड क्विकली, जल्द से जल्द उसको उसकी पहले वाली स्टेट में लेके आना है। उसके बाद सेकंड हम पेशेंट को लो कैलोरी डाइट देंगे, ताकि उसका जो वेट लॉस है उसको हम कर पाएँ और उसका वेट गेन को हम प्रिवेंट कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पे हाइपो में क्या हो रखा है कि पेशेंट का वेट बढ़ा हुआ है, तो हमने इसको कम करना है। यहाँ पे जो हम मेडिसिन देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, वो है एक लीवोथायरोक्सिन। ये ड्रग क्या है कि ड्रग ऑफ चॉइस है हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए। अगर हम इन यंग और जो हेल्दी होते हैं पेशेंट, ठीक है, उनमें हम क्या है कि जो मेंटेनेंस डोज है, मेंटेनेंस डोज हम किस बेसिस पे एडजस्ट करते हैं इस ड्रग की, कि जो भी लेबॉर्ट्री से फाइंडिंग्स आ रही हैं कि हमने कैसे कैसे इसको डोज देनी है, वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या है कि हर बार लैब टेस्ट करेगा और जो भी उसमें फाइंडिंग्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट की डोज को क्या है कि एडजस्ट करेगा कि कम देनी है या फिर ज़्यादा। अगर साइड इफेक्ट आ रहे हैं ज़्यादा तो डोज कम कर देगा, अगर ठीक चल रहा है तो डोज को थोड़ा क्या है कि इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे बात करें तो जब हम थेरेपी की स्टार्टिंग करते हैं, व्हेन स्टार्टिंग थेरेपी, तो हम इनिशियल बिगनिंग में क्या करते हैं कि हम लो देते हैं। क्योंकि लो क्यों देते हैं, क्योंकि सडन से क्या होगा कि हम एकदम से ज़्यादा देंगे तो उससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है, तो हम अवॉइड करते हैं। हम क्या करते हैं कि पेशेंट को लो डोज देते हैं, जिससे कि अवॉइड हो पाएंगे सडन इंक्रीज हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर उसका नहीं बढ़ेगा। इसके मेन जो साइड इफेक्ट हैं वो भी यही आते हैं कि पेशेंट को इस मेडिसिन लेने से टैकीकार्डिया या फिर पाल्पिटेशन हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में क्या है कि डोज को कम ही रखना है, ताकि हम ये वाले सिम्टम्स को अवॉइड कर पाएँ पेशेंट को। उसके बाद हमने क्या करना है, अब जो पेशेंट इन पेशेंट विद कार्डिक डिसीज, जो पेशेंट को पहले से कोई कार्डिक डिसीज़ है, उसमें अगर हम लीवोथॉरेक्सिन को दे रहे हैं ना, तो हमने केयरफुली उनको मॉनिटर करना है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लीवोथॉरेक्सिन क्या करती है कि ऑक्सीजन की डिमांड को क्या है, मायोकार्डियो की डिमांड जो ऑक्सीजन के लिए है उसको बढ़ा देती है। तो हमें कार्डिक जो है वो केयरफुली कार्डिक स्टेटस हमें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट हमारा देखने को क्या मिलता है कि इससे क्या है कि जब ये देखो इसी के बारे में लिखा है, इसी पॉइंट से रिलेटेड बात है कि जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई तो वो एंजाइना या फिर कार्डिक डिसरिथमिया कॉज कर देगी, अगर हम बहुत ज़्यादा डोज दे देते हैं। उसके बाद अगर इसके जो कोई साइड इफेक्ट अगर नहीं आ रहा, मेडिसिन के अगर कोई भी हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो डोज को क्या है कि हम 4 to 6 वीक पे डॉक्टर क्या करता है कि वो इसको बढ़ा देता है डोज को, अगर हमें कोई भी इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये डिपेंड करता है हम जब टीएसएच के लेवल पे कि उसका क्या लेवल है। उसके बाद 8 वीक तक क्या है कि इसको कहते हैं कि 8 वीक लग जाते हैं, पूरा जो है उसका मेडिसिन का थेरापेटिक इफेक्ट आने में 8 वीक लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये रहता है। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे क्या है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट टेक द मेडिकेशन रेगुलर। पेशेंट को क्या है कि रेगुलर ये मेडिसिन लेनी है, कभी भी स्किप नहीं करती। कभी कभी क्या है कि कुछ केसेस में इसको लाइफ लॉन्ग भी देना पड़ सकता है हम इस मेडिसिन को। और ये एम्प्टी स्टमक सुबह सुबह ही हमने थायराइड की मेडिसिन खा लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या मेंटेन करना है, पेशेंट को लो कैलोरी, लो कोलेस्ट्रॉल और लो फैट डाइट देनी है। हम कुछ रफेज वगैरह उसको दे सकते हैं, ताकि उसकी जो पेट की पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो इंप्रूव होंगी, जिससे क्या है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। और हमें क्या करना है कि थायराइड के जो भी एक्शन है मेडिकेशन के, उसके साइड इफेक्ट है, वो हमें यहाँ पे कि मॉनिटर असेस करते रहना है। यहाँ पे जो हमें मोस्ट कॉमन हमें क्या है कि जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन रहता है। जब हम जो थायराइड ड्रग है वो कभी भी क्या है कि हमें सेम टाइम पे ही देनी है, एवरी डे। अगर सुबह को 6 बजे दे तो हर रोज़ सुबह को 6 बजे ही देनी है, ताकि इसकी जो है और अच्छे से इम्प्रूव होगी। उसके बाद क्या है कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है।
कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि थायराइड की सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। तो हमें उन फूड के सेवन को क्या है कि उसको इनहिबिट करना है, पेशेंट को नहीं खाने देनी। जैसे कि कैबेज हो गया, स्पिनच हो गया, स्प्राउट, स्ट्रॉबेरी वगैरह हमने नहीं देना। अगर पेशेंट को कोई भी सिम्टम आ, जैसे पाल्पिटेशन या एक्सेस में स्वेटिंग हो रहा है, उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो ये बात हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देनी है कि पेशेंट को बोलना है कि अगर आपको ये सिम्टम आए ना तो आपने हमको बताना है। उसके बाद हमने पेशेंट को वार्म इन्वायरमेंट देना है। क्यों देना है? क्योंकि हाइपो में उसको क्या है कि ठंड लग रही है, तो उसको हम इन्वायरमेंट क्या देंगे? गर्म। यहाँ पे एक और मेडिसिन हम देते हैं लीवो के अलावा। अगर हम समटाइम क्या है कि कुछ पेशेंट में लीवो ना देके हम लायोट्रिक्स देते हैं। लायोट्रिक्स क्या है कि कॉम्बिनेशन होता है दो थायराइड मेडिसिन का, एक लीवोथॉरिन का जो कि काफ़ी स्लो और लॉन्ग एक्टिंग हार्मोन है जो हमने पहले पढ़ी, एक हम देते हैं थायरोनाइन। ये क्या करती है, इसका एक्शन फास्ट होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्मोन है। अभी हम क्यों इसको मिक्स करते हैं, वाई हम इसको क्यों मिक्स करेंगे? तो क्या होता है कि कुछ पेशेंट को क्या है कि इसकी ज़रूरत होती है, बिकॉज सम पेशेंट नीड्स, क्यों नीड होती है? क्योंकि उनको फास्ट इंप्रूवमेंट की नीड होती है। उन पेशेंट में देते हैं जिनमें क्या है कि थायराइड फंक्शन बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुए हैं और बहुत ही कम कम है, और उनको नीड है कि जल्दी से उनकी जो रिकवरी हो। इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। T4 का, T3 क्या है कि वो फास्ट इंप्रूवमेंट करती है, और T4 का जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहता है। सो हम लायोट्रिक्स में क्या है कि दोनों दे सकते हैं, T3 भी दे सकते हैं और T4, दोनों कॉम्बिनेशन में हम देते हैं। अब ये कैसे फास्ट काम करती है? तो क्या है कि ये बहुत जल्दी जल्दी अपना जो काम करना स्टार्ट कर देती है, 2-3 दिन तक की ये पूरी पीक में होती है, और ये फास्ट होती है लीवोथायरोक्सिन से, इसलिए हम इसको देते हैं। क्यों किनको इसकी नीड होती है? उन पेशेंट को जो इल हाइपोथायरिज्म है, मतलब जिनको बहुत ही ज़्यादा हाइपोथायरिज्म से मतलब कि पीड़ित हैं, हम कह सकते हैं कि उनको बहुत सीवियर कंडीशन क्या है, तो उसमें हम ये क्या है कि मेडिसिन हम पर्सन को दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम कुछ पेशेंट को टीचिंग देंगे, कुछ उसको केयर गिवर देंगे उसके डिसीज़ कंडीशन के बारे में। तो पहले हमने क्या करना है कि हमने बताना है उसको डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। हमने उनको बताना है कि इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। हमने उनको बताना है कि जिन पेशेंट पे, अगर इसको किसी पेशेंट को हम दे रहे हैं उसको लाइफ लॉन्ग चाहिए, तो वहाँ पर उसको बताओ कि आपको इसको पूरी ज़िंदगी लेना है। उसके बाद उसको बताओ कि आपने इसको मॉर्निंग में ही देना है, खाने के पहले खाली पेट ले लो। उसको बोलो कि रेगुलर क्या है कि फॉलोअप अपनी जो केयर है वो करे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो पेशेंट क्या है हमें उनको बोलना है, हमने पेशेंट को बोलना है कॉशन द पेशेंट नॉट टू स्विच ब्रांड ऑफ हार्मोन। उसको बोलना है कि जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, आपने अपने ब्रांड को, जो मेडिसिन का ब्रांड है वो ऐसे ही चेंज नहीं कर लेना। समटाइम वो डिफरेंट होता है, तो आपने डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी ब्रांड चेंज नहीं करना मेडिसिन का। देन एम्फेसाइज द नीड ऑफ कंफर्टेबल वार्म इन्वायरमेंट। उसको बोलना है कि अपनी जो कोल्ड इंटॉलरेंस है उसके लिए आपको कंफर्टेबल और जो वार्म इन्वायरमेंट है उसकी नीड रहेगी। उसके बाद हम पेशेंट को क्या टीच कर सकते हैं, मेजर उसको बताना है कि आप अपनी स्किन को चाहे उसका ब्रेक डाउन, क्योंकि देखो हाइपो में क्या है कि स्किन ड्राई है, तो पेशेंट को बोलना है कि अपनी जो स्किन का स्टेटस है उसको मॉनिटर करते रहो। ब्रेक डाउन को बचाने के लिए क्या करो कि सॉप का यूज़ कम करो, लेस अमाउंट में सॉप यूज़ करो, और अपनी स्किन पे लोशन वगैरह अप्लाई करो, जिससे क्या है कि ड्राइनेस कम होगी। उसके बाद हमने इसको क्या बताया, क्वेश्चन द पेशेंट, स्पेशली अगर वो ओल्डर अडल्ट है तो उसको हमने बोलना है कि आप सेडेटिव मत लो, क्योंकि देखो हाइपो में पेशेंट ऑलरेडी क्या है, डिप्रेशन में है, ठीक है ना, ड्राउजनेस को फील, तो यहाँ पे उसको सेडेटिव लेने को नहीं बोलना, क्योंकि ये उस कंडीशन को और भी वर्स कर सकता है। देन हमने क्या करना है, डिस्कस द मेजर टू मिनिमाइज कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को बताना है कि जैसे आपको हाइपो में कॉन्स्टिपेशन हो रखी है तो उसको आप कैसे क्या रिलीव करोगे। रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपनी डाइट में फाइबर्स को ऐड करो, स्टूल सॉफ्टनर का यूज़ कर सकते हो, और रेगुलर टाइम पे बाउल एलिमिनेशन क्या करो। फिर हमने पेशेंट को बोलना है क्या करने के लिए, अवॉइड अनीमा। देखो अब पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ये बोलना है कि अनीमा लेने मत जाना। उसको क्या बोलना है कि अनीमा मत लो, क्योंकि अनीमा लेने से यहाँ पे क्या हो सकता है कि उसकी जो वेगल स्टिमुलेशन है वो प्रोड्यूस हो सकती है, जो कि अगर उसको सपोज अगर पेशेंट कोई कार्डिक डिसीज़ वाला है तो उसमें ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। तो उसको बोलना है कि प्लीज़ अगर आप कार्डिक पेशेंट हो तो आप अनीमा का यूज़ मत करो, क्योंकि वो आपकी वेगल स्टिमुलेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपोथायरिज्म। यहाँ पे कंप्लीट है हमारा हाइपोथायरिज्म, जिसमें हमने पेशेंट की टीचिंग भी देख ली है और उसका हमने डायग्नोस भी देख लिया और मैनेजमेंट भी देख लिया है।